Hello friends, this is Asuni Sadnarjun and today we are going to cover a very important topic of Muslim law, that is nikah or Muslim marriage, that is known as nikah। जैसा कि लास्ट लेक्चर में भी हमने कहा था कि नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग निकाह कराएंगे, तो आज मैरिज की क्या पोजीशन है मुस्लिम लॉ में, या जिसको कि हम निकाह के नाम से जानते हैं, निकाह कैसे होता है, इसका कैरेक्टर क्या है, और वी कैन से व्हाट इज द नेचर ऑफ मुस्लिम मैरिज, व्हाट आर द इसेंशियल्स टू बी अ मुस्लिम मैरिज वैलिड, किस तरीके के इसेंशियल्स हैं, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो आज हम बहुत डिटेल में और अच्छे से अपना कवर करेंगे टॉपिक जिसका नाम है निकाह। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं निकाह की या मैरिज की मुस्लिम लॉ में, एज वी ऑल आर अवेयर दैट अंडर हिंदू लॉ मैरिज इज कंसिडर्ड टू बी अ सैक्रामेंट, बट under Muslim law there is a controversy that whether Muslim marriage is a contract or a sacrament. So finally, under Muslim law marriage is considered to be a civil contract, or we can say under Muslim law marriage is considered a civil contract। जैसा कि हम जानते हैं कि मुस्लिम लॉ में मैरिज को या निकाह को सिविल कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जितने भी लोग हैं वो सब इसको सिविल कॉन्ट्रैक्ट ही मानते हैं। इस पे कुछ एक कंट्रोवर्सी भी है, टोटली सैक्रामेंट तो नहीं, लेकिन कुछ लोग इसको प्योर सिविल कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं मानते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नेचर ऑफ मुस्लिम मैरिज, कि जो मुस्लिम की मैरिज है, जो निकाह है, उसका नेचर क्या है, whether it is a purely contract or it is a civil contract as well as sacrament, इसकी पोजीशन क्या है। तो अगर हम बात करें निकाह की, तो इसमें कुछ ज्यूरिस्ट ने इसके बारे में जो भी कहा है उससे हमें आइडिया लगेगा कि इसका नेचर क्या है। जैसे अमीर अली का कहना था कि द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज इज वेरी नेसेसरी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ सोसाइटी। उनका कहना था कि अगर कोई पर्सन मैरिज करता है तो वो अपने आप को भी प्रोटेक्ट करेगा और सोसाइटी को भी प्रोटेक्ट करेगा। इनका ये कहना था कि सोसाइटी के प्रोटेक्शन के लिए जो मैरिज है ये बहुत ज्यादा इसेंशियल एलिमेंट है। किसका ये कहना था? अमीर अली का। इसके बाद अब्दुल रहीम का एक स्टेटमेंट था, according to Abdul Rahim, the institution of marriage under Muslim law is an ibadat as well as muamlat. Muamlat means worldly affairs. तो जो अब्दुल रहीम थे, इनका ये कहना था कि मुस्लिम लॉ में जो मैरिज है, जो निकाह है, ये एक इबादत है और मुआमलात भी है। मतलब वर्ल्डली अफेयर भी इसकी एक इंपॉर्टेंस है, क्योंकि इमोशनल अटैचमेंट भी होता है और एक इबादत भी है। अब अगर हमें इसके नेचर को अच्छे से अंडरस्टैंड करना है तो इसमें दो केसेस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट अपना रोल प्ले करते हैं। एक केस है जिसका नाम है अब्दुल कादिर वर्सेस सलीमा। अब्दुल कादिर वर्सेस सलीमा। अब्दुल कादिर वर्सेस सलीमा एक बहुत लीडिंग केस है ये समझने के लिए कि व्हाट इज द नेचर ऑफ मैरिज अंडर मुस्लिम लॉ। ये केस जो है वो लगभग 1886 का है। जस्टिस महमूद का ये जजमेंट था, हाई कोर्ट ऑफ इलाहाबाद। समय ये इलाहाबाद ही था, प्रयागराज नहीं था। तो अब्दुल कादिर वर्सेस सलीमा का एक केस 1886 में, इसमें जो जे महमूद थे, जे महमूद भी या जो जस्टिस महमूद है, इनसे भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जस्टिस महमूद फर्स्ट जज थे इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो इंडियन जज अपॉइंट हुए थे। जस्टिस महमूद जो थे ये बेटे थे सर सैयद अहमद खां के, जिन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को स्थापित किया था। तो
जो महमूद जे थे, इन्होंने अब्दुल कादिर वर्सेस सलीमा के केस में ये डिक्लेयर कर दिया था, ये ऑब्जर्व किया था कि मुस्लिम मैरिज इज प्योरली अ सिविल कॉन्ट्रैक्ट। इन्होंने क्या कहा? मुस्लिम मैरिज इज प्योरली अ सिविल कॉन्ट्रैक्ट। बोले ये सिविल कॉन्ट्रैक्ट है, शायद ही बनी या सैक्रामेंट जैसी कोई चीज नहीं है। लेकिन इसके बाद एक और केस आया, इस केस का नाम था अनीस बेगम वर्सेस मोहम्मद इस्तीफा। ये लगभग 1933 का केस था। इस केस में इन्होंने कहा था कि ये सिविल कॉन्ट्रैक्ट है एज वेल एज रिलीजियस सैक्रामेंट भी है। In the case of Anis Begum versus Muhammad Istafa, it was observed by the court that nikah or marriage under Muslim law is a civil contract as well as a religious sacrament too. यानी कि जो अब्दुल कादिर वर्सेस सलीमा में बात चली थी कि केवल ये सिविल कॉन्ट्रैक्ट है, इस केस में इन्होंने ये भी कहा कि ये सिविल कॉन्ट्रैक्ट के साथ साथ रिलीजियस सैक्रामेंट भी है इसका कुछ कोर्स। एक्चुअली में है क्या कि देखिए, कॉन्ट्रैक्ट अगर आपने पढ़ा है तो कॉन्ट्रैक्ट की जो भी चीजें हैं अभी हम आगे डिस्कस करेंगे कि मुस्लिम मैरिज में कॉन्ट्रैक्ट के प्रोविजंस आते तो हैं लेकिन एज इट इज नहीं आते हैं। किसी न किसी प्रोविजन को हम कंपेयर कर लेते हैं कि हाँ ये कॉन्ट्रैक्ट के प्रोविजन है, तो ये तो एक स्टेटस हुआ। दूसरी चीज, अगर हम बात करें प्रोफेट साहब की या कुछ हदीस की, तो उससे भी हमें ये आइडिया लग सकता है कि व्हाट इज द नेचर ऑफ मुस्लिम मैरिज। क्योंकि जो प्रोफेट साहब थे इन्होंने मैरिज को एज अ वर्शिप बताया था। कई हदीस ऐसी हैं जिसमें इन्होंने मैरिज को एक कॉन्ट्रैक्ट से कुछ ज्यादा बताया था। जैसे अगर हम बात कर लें, एक हदीस है जिसमें ये कहा गया कि अगर कोई पर्सन मैरिज करता है तब वो अपने 50% रिलीजियस ड्यूटी को पूरा करता है। मतलब अगर कोई पर्सन मैरिज करेगा तभी वो अपने 50% दीन को, ईमान को, अपने रिलीजियस जो ड्यूटी है उसको पूरा कर पाएगा। एक हदीस तो ये कहती है। दूसरी हदीस ये भी कहती है कि अगर कोई पर्सन कैपेबल है, if a person is capable, or we can say if a person is having some resources to provide the facility to his family and wife, then that person must do marriage. एक हदीस ये कहती है कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, अगर आप कैपेबल हैं, तो आप मैरिज जरूर कीजिए। इट मीन्स if a person is not in position to maintain his wife and his children, that person should not do marriage according to hadith. हदीस के हिसाब से अगर हम देखें तो अगर आप कैपेबल हो, आप अफोर्ड कर सकते हो, तो आपको मैरिज करनी चाहिए। रिलीजियस ड्यूटी भी है आपकी। इसके बाद अगर हम बात करें, ये भी हदीस में कहा गया है कि अगर कोई अच्छे जो काम है, उन अच्छे कामों में से एक बहुत अच्छा काम है मैरिज करना। ये सब चीजें कही गई हैं। तो इन सब चीजों से, और अगर इन सबको एक एनालिसिस करते हैं तो प्योरली तो सिविल कॉन्ट्रैक्ट नहीं कह सकते हैं, क्योंकि कुछ चीजें इसमें सैक्रामेंट जैसी दिखती हैं। लेकिन फाइनली कंक्लूड जो है वो यही है कि मुस्लिम मैरिज को हम सिविल कॉन्ट्रैक्ट के ही नाम से जानते हैं। एक चीज। अब हम बात करें अगर इसेंशियल्स की, कि व्हाट आर द इसेंशियल्स फॉर अ मुस्लिम मैरिज टू बी वैलिड। अगर कोई मुस्लिम मैरिज को वैलिड होना है, या हम ये कह सकते हैं कि मुस्लिम मैरिज को सही होने के लिए क्या क्या इसेंशियल्स का होना जरूरी है, तो एक एक करके हम इसको डिस्कस करते हैं। वी आर गोइंग टू डिस्कस द इसेंशियल्स ऑफ मैरिज अंडर मुस्लिम लॉ।
पहला एसेंशियल तो होता है नो सेरेमनी। There is no requirement of any particular ceremony under Muslim law for a marriage. हाँ, कुछ वर्सेस जो है या जो आयत होते हैं कुरान के वो पढ़े जाते हैं, काजी जी होते हैं, ठीक है, ये सब चीजें हैं, बट दीज वर्सेस आर नॉट द इसेंशियल पार्ट ऑफ निकाह। यानी कि हम कह सकते हैं कि किसी तरीके की कोई सेरेमनी की रिक्वायरमेंट हमें मुस्लिम लॉ में मैरिज के लिए नहीं होती है। फर्स्ट थिंग। सेकेंड इज कैपेसिटी। कैपेसिटी मीन्स पार्टीज मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू एंटर इनटू द मैरिज अंडर मुस्लिम लॉ। कि जो भी पार्टीज जो हैं, जो मैरिज कर रहे हैं, जो निकाह कर रहे हैं, उनमें कैपेसिटी होनी चाहिए निकाह करने के लिए। अब कैपेसिटी के लिए क्या होना चाहिए? तो कैपेसिटी के लिए यहां पे दो चीजें बताई गई हैं। एक तो दैट पर्सन मस्ट बी अ साउंड माइंड एंड दैट पर्सन मस्ट हैव अटेन द एज ऑफ प्यूबर्टी। दो चीजें जरूरी है कैपेसिटी में। फर्स्ट, साउंड माइंड होना चाहिए वो पर्सन, और उसने एज ऑफ प्यूबर्टी को अटेंड कर लिया हो। तो साउंड माइंड से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन अराइज होता है कि जो एज ऑफ प्यूबर्टी है इसको हम क्या एज मानेंगे, किस एज के पर्सन को हम ये मान लेंगे कि उसने एज ऑफ प्यूबर्टी जो है वो गेन कर ली है। तो हम ये कह सकते हैं कि अंडर मुस्लिम लॉ द एज ऑफ प्यूबर्टी मीन्स an age when that person is capable for sexual intercourse and for procreation of children। अगर ये दोनों चीजें करने के लिए कोई पर्सन तैयार है तो हम मानते हैं कि वो एज ऑफ प्यूबर्टी को गेन कर लिया है। वैसे जनरली जो एक 15 इयर्स है उसको एज ऑफ प्यूबर्टी मान लिया जाता है। हम मान चलते हैं कि अगर कोई 15 इयर्स का है तो वो ये दोनों काम करने के लिए तैयार है, उसने एज ऑफ प्यूबर्टी गेन कर ली है। यहां पे अगर कोई पर्सन ऐसा है जिसके पास ये कैपेसिटी नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो मैरिज नहीं कर सकता है, वो अभी भी मैरिज कर सकता है। लेकिन बस अब क्या होगा कि ये जो मैरिज होगी इसमें जो कंसेंट दी जाएगी वो थ्रू गार्जियन दी जा सकती है। तो उसके गार्जियन है वो अब इसकी कंसेंट दे देंगे। इस पॉइंट को थोड़ा भी हम और आगे डिस्कस करेंगे जब फ्री कंसेंट की हम बात करेंगे। अभी हम थर्ड बात कर लेते हैं। किसी सेरेमनी, स्पेशल सेरेमनी की रिक्वायरमेंट नहीं है। पार्टीज में कैपेसिटी होनी चाहिए, मतलब वो साउंड माइंड होनी चाहिए या उन्होंने एज ऑफ प्यूबर्टी को गेन कर लिया हो। थर्ड आता है, एक तो ऑफर होना चाहिए फ्रॉम वन साइड, दैट इज नोन एज इजाब, एंड देयर मस्ट बी एन एक्सेप्टेंस फ्रॉम अनदर साइड। एक्सेप्टेंस होनी चाहिए विच इज नोन एज कुबूल। अब एक तरफ से ऑफर आएगा, एक तरफ से एक्सेप्टेंस आएगा। ऑफर को इजाब कहते हैं, एक्सेप्टेंस को कबूल कहते हैं। और ऑफर एंड एक्सेप्टेंस मस्ट बी इन द सेम मीटिंग, मस्ट बी इन सेम मीटिंग। ऑफर और एक्सेप्टेंस जो है ये एक ही मीटिंग में होनी चाहिए। अगर ऑफर एक बार दिया गया, एक्सेप्टेंस उसका नेक्स्ट मीटिंग में अगर आई है तो फिर वो वैलिड निकाह कंसीडर नहीं किया जाएगा। ऑफर हो गया, एक्सेप्टेंस हो गया। इसके बाद अगर हम बात करें तो हमने अभी जैसे डिस्कस किया है फ्री कंसेंट। ये हम पिछले कई लेक्चर्स में हमेशा डिस्कस करते हैं कि व्हेनेवर द टर्म कंसेंट इज यूज्ड अंडर लॉ देन कंसेंट मीन्स अ फ्री कंसेंट। And free consent means the consent has not been taken through coercion, undue influence, fraud, misrepresentation or mistake.
तो कंसेंट हमेशा फ्री कंसेंट होनी चाहिए। हाँ, अगर वो अनसाउंड माइंड है या माइनर है तो कंसेंट जो है वो गार्जियन के थ्रू भी दी जा सकती है। अब सुन्नी लॉ की अगर हम स्पेशली बात करें तो गार्जियन के थ्रू जब कंसेंट दी जाती है तो इन्होंने एक उसका क्रम बना रखा है कि कंसेंट सबसे पहले मानी किसकी जाएगी। तो इनके अकॉर्डिंग अगर आप देखिए तो सबसे पहले ये कहते हैं कंसेंट जो है वो किसकी होनी चाहिए, फादर की होनी चाहिए। फादर अगर नहीं है तब ग्रैंडफादर जो है वो कंसेंट दे सकते हैं। ग्रैंडफादर और फादर भी नहीं है तब ब्रदर हो गया या अंकल हो गए। यानी कि ये अभी तक पैटर्नल साइड से बात चल रही है, ये तीन लोग पहले देंगे। अब अगर ये तीन भी नहीं है अब नंबर आता है मदर का। अब मदर जो है वो कंसेंट दे सकती है। मदर भी अगर नहीं है, चारों नहीं है, तो अब जो है वो मदर के या मैटरनल साइड के जो लोग हैं वो कंसेंट उनकी आ जाती है। फिफ्थ में आप कह सकते हो मदर साइड के जो भी लोग हैं वो ये दे सकते हैं कंसेंट। तो अगर हम फ्री कंसेंट की बात करें, कंसेंट जो है वो यही लोग देंगे। अगर ये इस पोजीशन नहीं है तो गार्जियन दे सकते हैं। गार्जियन में जो है सबसे पहले फादर, फिर ग्रैंडफादर, फिर ब्रदर और अंकल, ये सब पैटर्नल साइड से होंगे। उसके बाद कहीं माँ का नंबर आएगा और फिर माँ के घर वालों का नंबर आएगा। तो ये तो 4 इसेंशियल्स हो गए मैरिज के लिए पहले। नेक्स्ट इसेंशियल्स की अगर हम बात करें, क्या क्या इसेंशियल्स और हैं? विटनेस। अगर हम विटनेस की बात करें तो एक चीज ध्यान रखिएगा, विटनेस की रिक्वायरमेंट जो है वो या तो 2 मेल है और 1 मेल एंड 2 फीमेल। ये रिक्वायरमेंट है विटनेसेस की कि देयर मस्ट बी इधर 2 मेल विटनेसेस और 1 मेल एंड 2 फीमेल विटनेसेस। अब इन विटनेसेस में भी कैपेसिटी होनी चाहिए, मतलब ये साउंड माइंड होने चाहिए, मेजर होने चाहिए, मुस्लिम होने चाहिए, ये चीजें हो गई। लेकिन यहां से जो क्वेश्चन हमेशा आता है और सही या गलत होने के चांस होते हैं, ये विटनेसेस की रिक्वायरमेंट जो होती है वो केवल सुन्नी में होती है। नो रिक्वायरमेंट ऑफ विटनेसेस फॉर मैरिज इन सियास। सिया की अगर हम बात करें, नो रिक्वायरमेंट फॉर witnesses in case of मैरिज। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि विटनेसेस की रिक्वायरमेंट होती है केवल सुन्नी में। विटनेसेस या तो 2 मेल होंगे या 1 मेल और 2 फीमेल होंगे। सियाज में एट द टाइम ऑफ मैरिज किसी तरीके के विटनेसेस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ऐसा भी जरूरी नहीं है कि ये इन राइटिंग में ही होना चाहिए। ये भी जरूरी नहीं है कि इसके लिए कोई सेट पर्टिकुलर फॉर्मूला हो या कोई सेट पर्टिकुलर वर्ड्स हो जिनको ही हमें अप्लाई करना है। हाँ, बस there should not be any uncertainty or any ambiguity in the words. The words must be clear so that the purpose must be declared to the public. जो वर्ड्स हैं, चाहे वो इजाब के हों चाहे वो कबूल के हों, तो वो क्लियर होने चाहिए जिससे उनमें कोई भी अनसर्टेनिटी ना हो और उसको अच्छे से समझा जा सके। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है इसमें कि किसी तरीके की लीगल डिसेबिलिटी नहीं होनी चाहिए, इंपेडिमेंट्स नहीं होने चाहिए, प्रोहिबिशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि कुछ चीजें प्रोहिबिट की गई हैं। जो चीज प्रोहिबिट की गई है वो नहीं होनी चाहिए। या हम कह सकते हैं नो लीगल डिसेबिलिटी और प्रोहिबिशन। ठीक, ये इसेंशियल्स हम लोगों ने देखे। अब हम बात करेंगे स्पेशली कि जो ये प्रोहिबिशन है या जो नो लीगल डिसेबिलिटी है, ये चीज है क्या।
देखिए जो लीगल डिसेबिलिटी है या इम्पेडिमेंट्स है या प्रोहिबिशन है मुस्लिम मैरिज में, या जिन चीजों को मना किया गया है उनको आप करते हैं तो वो मैरिज वैलिड नहीं होगी। तो अगर हम बात कर लें प्रोहिबिशन की, प्रोहिबिशन को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज एब्सोल्यूट, सेकेंड वन रिलेटिव कहलाते हैं। कुछ एब्सोल्यूट है, कुछ रिलेटिव है उससे। अब अगर हम एब्सोल्यूट की बात करें तो कॉन्सन्ग्यूनिटी या इसको हम ब्लड रिलेशन के नाम से भी जानते हैं। सबसे पहला जो प्रोहिबिशन है, जो एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन है, वो कॉन्सन्ग्यूनिटी है। इट इज नोन एज ब्लड रिलेशन। सेकेंड अगर हम बात करें एफिनिटी है, मैरिज रिलेशन कहलाता है। थर्ड अगर हम बात करें, ये फोस्टरेज है, इसको मिल्क रिलेशन भी कहते हैं। और फोर्थ जो है पॉलिएंड्री। ये चार जो है ये एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन है, यानी कि एब्सोल्यूटली इनको मना किया गया है। यहां पे एक चीज और हम यहीं पे समझ के चलते हैं। अभी हम जो देख रहे हैं इसेंशियल्स ऑफ मैरिज देख रहे हैं, लेकिन इसमें एक पोर्शन हमें ये भी देखना होता है टाइप्स ऑफ मैरिज अंडर मुस्लिम लॉ। तो टाइप्स की अगर हम बात करें तो मुस्लिम लॉ में मैरिज तीन तरीके की हो सकती है। एक तो होती है सही, एक होती है वातिल, और एक होती है फासिद। सही को मतलब आप कह सकते हैं कि सही का मतलब है ये वैलिड है, वातिल का मतलब ये होता है कि ये वॉइड है, और फासिद का मतलब ये होता है कि ये इर्रेगुलर है। तीन तरीके की मैरिज भी इसमें होती है। सही मतलब वैलिड, बातिल मतलब वॉइड, फासिद मतलब इर्रेगुलर। यहां भी इसलिए बता दिया है हमने क्योंकि जो भी एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन है, इन चारों ही एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन की वजह से जो मैरिज है उसका स्टेटस जो है वो क्या हो जाती है, बातिल हो जाती है। यानी कि कोई मैरिज अगर इन चीजों में की गई, अब ये चीजें क्या है अभी हम डिटेल में एक एक करके इसको डिस्कस करेंगे, लेकिन अगर इनसे कोई मैरिज हुई है तो वो क्या होगी, बातिल होगी। सही मैरिज का मतलब है कि जो भी इसेंशियल्स हैं उन सबको अगर फुलफिल कर रही है मैरिज तो वो वैलिड है, वो सही है। सही में तो कुछ हमें देखना नहीं है। वॉइड, ये चार कंडीशंस हो गई। फासिद का मतलब होता है इर्रेगुलर। इर्रेगुलर इसको इसलिए कहते हैं कि ये वॉइड नहीं होती है, इसको रेगुलर किया जा सकता है बाय रिमूविंग द इर्रेगुलरिटी। कि कोई भी इर्रेगुलरिटी है, उसको इर्रेगुलरिटी को अगर आपने रिमूव कर दिया देन ये मैरिज क्या हो जाएगी, रेगुलर हो जाएगी, मतलब वैलिड हो जाएगी। तो एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन जो है वो तो चार है, कॉन्सन्ग्यूनिटी हो गया, एफिनिटी हो गया, फॉस्टरेज हो गया और पॉलिएंड्री हो गया। ऐसे ही अगर हम बात करें रिलेटिव की, रिलेटिव में एक तो है अनलॉफुल कंजंक्शन। क्या होता है हम देखेंगे, लेकिन अनलॉफुल कंजंक्शन जो है ये किस में आता है, रिलेटिव में आता है। मैरिज विद फिफ्थ वाइफ, क्योंकि आपको पता है जो मुस्लिम लॉ है उसमें 4 मैरिजेज जो है वो हस्बैंड के लिए अलाउ है। तो अगर वो फिफ्थ वाइफ उसकी है तो ये भी एक इरेगुलरिटी है और रिलेटिव कंडीशन में आ जाएगा। एब्सेंस ऑफ विटनेस, हमने बताया ना कि विटनेस की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे सियाज में तो नहीं होती है लेकिन सुन्नीस में होती है। तो अगर एब्सेंस ऑफ विटनेस है तो ये भी रिलेटिव में आ जाएगा, एक इरेगुलरिटी होगी। डिफरेंस ऑफ रिलीजन,
ये भी हम देखेंगे, यहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं कि रिलीजन का अगर डिफरेंस है, कौन किससे मैरिज कर सकता है, कौन किससे नहीं कर सकता है, या एट द टाइम ऑफ इद्दत, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इद्दत अगर कोई मैरिज की जाती है तो क्या पोजीशन उसकी होती है। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा कि जो एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन है ये बातिल बना देते हैं, और जो ये है ये इसको फासिद बनाते हैं। मतलब ये मैरिज को इररेगुलर बना देते हैं, और ये सब ऐसी हैं जो इस इररेगुलरिटी को दूर किया जा सकता है और मैरिज को वैलिड किया जा सकता है। ये जो है ये तो वॉइड है, इनको वैलिड कभी नहीं किया जा सकता है। लेकिन एक्चुअली में जो फासिद है या इररेगुलर है, जो आपने कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ा है, वैलिड, वॉइड, अवॉइडेबल, तो वॉइडेबल मतलब इररेगुलर हो गया। वॉइडेबल भी क्या होता था, इट इज वैलिड अनलेस एंड अनलेस इट इज नॉट डिक्लेयर्ड वॉइड बाय द कोर्ट। तो यहाँ पे भी ये एक इरेगुलरिटी है जिसको रिमूव किया जा सकता है, और अगर इस इरेगुलरिटी को आपने रिमूव कर दिया तो मैरिज क्या हो जाएगी, रेगुलर हो जाएगी। तो अब हम इनमें से एक एक करके इसको डिटेल में देखेंगे कि ये होता क्या है। एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन में जो सबसे पहले हमें देखना था वो देखना था कॉन्सिग्यूनिटी। या इसको हमने कहा था ब्लड रिलेशन। कॉन्सिग्यूनिटी या ब्लड रिलेशन आप कह सकते हैं। मतलब अगर कोई रक्त संबंध है, कोई ब्लड रिलेशन है, तो उनके बीच में मैरिज नहीं होगी। इसको कुर्बात के नाम से जाना जाता है, जो कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। अब कौन कौन से ब्लड रिलेशन है, कॉन्सिग्यूनिटी में कौन कौन से लोग आएंगे जिनसे मैरिज नहीं की जा सकती है। तो अगर हम एक तरफ से देखें, मदर एंड ग्रैंड मदर, मदर से शादी नहीं कर सकते, ग्रैंड मदर से शादी नहीं कर सकते। ऐसे ही डॉटर एंड ग्रैंड, यहां पे आगे लिखा होगा हाउएवर हाई सो एवर, चाहे कितना भी ऊपर चला जाए, कोई अपनी माँ से शादी नहीं कर सकता, अपनी दादी से नहीं कर सकता, उसकी माँ से, इस तरीके से ये है। ऐसे डॉटर में अपनी डॉटर से नहीं कर सकता है, ग्रैंड डॉटर से नहीं कर सकता है। इसके बाद सिस्टर से नहीं कर सकता है, चाहे वो फुल ब्लड हो, हाफ ब्लड हो, यूट्रिन ब्लड हो, जो भी हो, लेकिन सिस्टर से मैरिज नहीं की जा सकती है। सिस्टर के बाद अगर आप आ जाओ तो जो भतीजी है, नीस है, उससे भी नहीं की जा सकती है। चाची से नहीं की जा सकती है। यानी कि ये ब्लड रिलेशनशिप है कि ना तो कोई अपनी मदर, ग्रैंड मदर कितने भी ऊपर तक हो, डॉटर, ग्रैंड डॉटर कितने भी लो तक हो, सिस्टर से नहीं कर सकता है, चाहे वो फुल ब्लड हो, हाफ ब्लड हो, यूट्रिन ब्लड हो, नीस भतीजी से नहीं की जा सकती है, आंट चाची से नहीं की जा सकती है। तो ये नहीं की जा सकती है। ऐसे लड़की के लिए है, फादर से नहीं की जा सकती है, मदर जो है वो बेटे से नहीं कर सकती है, सिस्टर भाई से नहीं कर सकती है, ठीक है, चाचा नहीं कर सकता है, चाची भतीजे से नहीं कर सकती। ये सब चीजें हैं, ये कॉन्सिग्यूनिटी में आती हैं, यानी कि ये ब्लड रिलेशन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कुर्बात कहते हैं इसको, और कभी कभी ये पूछ दिया जाता है कि किससे किसकी मैरिज नहीं हो सकती इन रिलेशंस को लेके। तो पहला तो कॉन्सिग्यूनिटी है जो ब्लड रिलेशन कहलाता है। इसका आता है एफिनिटी। सेकंड जो एब्सोल्यूट है, एफिनिटी। ये मैरिज रिलेशन कहलाता है, यानी कि मैरिज की वजह से कुछ रिलेशंस ऐसे हो जाते हैं जिनमें अब आप शादी नहीं कर सकते।
इसको मुसारात कहते हैं, जैसे कि उसको हमने देखा था, ये नाम याद रखिएगा, पूछे जाते हैं। एफिनिटी होता है, इसको मैरिज रिलेशन कहते हैं। इसमें भी देख लेते हैं किससे किससे की जा सकती है, किससे किससे नहीं की जा सकती है। वाइफ्स मदर, यानी कि अपनी वाइफ की मदर से शादी नहीं कर सकते। क्यों? इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपने मैरिज की है अपनी वाइफ से, इसलिए अब आप उसकी मदर से मैरिज नहीं कर सकते हैं। और जहां पे मदर है तो आगे ये ऐसे ऐड हो जाता है, अगर मदर से नहीं कर सकते तो ग्रैंड मदर से भी नहीं कर सकते, वो ऐसे ही चल जाता है, उसमें कोई ऐसी दिक्कत है नहीं। ऐसे ही वाइफ की डॉटर्स हैं, ठीक ना, तो आप अपनी वाइफ की मदर से शादी कर सकते हैं, ना ही वाइफ की डॉटर से शादी कर सकते हैं। ऐसे ही फादर की जो वाइफ है उससे भी नहीं कर सकते हैं। फादर्स, ग्रैंडफादर से भी नहीं कर सकते, जब फादर से नहीं कर सकते तो। वाइफ ऑफ सन, मतलब ये कुछ ऐसे रिलेशंस है जिसमें मैरिज नहीं की जा सकती है मुस्लिम लॉ में, ड्यू टू द रिलेशनशिप ऑफ मैरिज, मुसारात की एक मैरिज हुई है, इस मैरिज की वजह से यूनियन रिलेशंस में आप मैरिज नहीं कर सकते। जैसे वाइफ की मां से नहीं कर सकते, वाइफ की डॉटर से नहीं कर सकते, फादर्स वाइफ से नहीं कर सकते। वाइफ ऑफ, जैसे बात को एक चीज यहाँ पे ये भी लग सकती है कि जब एक तरफ कह दिया गया कि कोई भाई अपनी मां से शादी नहीं कर सकता, बाद में कह रहे हैं कि वो फादर्स वाइफ से नहीं कर सकता है, तो हो सकता है कि कोई उसके फादर की वाइफ हो लेकिन मां ना हो। 4 मैरिज अलाउ है, तो 4 मैरिज में से हो सकता है कोई उसकी मां ना हो या डिवोर्स दे दिया हो, लेकिन फादर की वाइफ रही हो, तो वो सब चीजें इसमें हो सकती है मेरे हिसाब से। बहुत डिटेल में जाने की जरूरत भी नहीं है अगर आपको कंपटीशन क्लियर करने के लिए। ऐसे तो किसी सब्जेक्ट को समझने के लिए फिर पूरी जिंदगी जो है वो कम पड़ जाती है। केवल एक पर्टिकुलर टॉपिक पे लोग पीएचडी कर जाते हैं, तो वो एक अलग की चीज है। हाँ, किसी भी कंपटीशन को तो एफिनिटी की अगर हम बात करें, इसके बाद जो थर्ड एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन है वो है फोस्टरेज। तीसरा है फोस्टरेज, को मिल्क रिलेशन कहा जाता है। और इसको रिजा के नाम से जाना जाता है। फोस्टरेज दैट इज नोन एज मिल्क रिलेशन और रिजा। इसमें यह होता है कि जैसे अगर किसी लेडी ने किसी भी बच्चे को, चाहे जो उसका अपना बच्चा नहीं है, अगर उसको ब्रेस्ट फीड कराया है, उसको अपना दूध पिलाया है बचपन में, तो उनके बीच में एक ऐसा रिश्ता मान लिया जाता है कि अब ये माँ ही उसकी हो गई है, माँ जैसी उसकी कंपेयर की जाती है। अब बाहर भी वैसे ही उसके मैरिज नहीं हो सकती जो कॉन्सेग्यूनिटी में होती थी। ऐसे ही अगर कोई ऐसी लेडी है जिसने किसी को फीड कराया है, तो उसके भी परिवार के साथ वहां पे उसके रिलेशन जो है मैरिज नहीं हो सकती, और ये कहलाता है फोस्टरेज, मिल्क रिलेशन और दुग्ध संबंध करके इसको जाना जाता है। अब हम बात करते हैं जो फोर्थ हमारा है पोलियंड्री। मुस्लिम लॉ में आपको पता है कि जैसे हस्बैंड के लिए तो ये अलाउ है कि वो 4 वाइफ्स रख सकता है, 4 लोगों से मैरिज कर सकता है, 4 से भी एक साथ, एक मर जाए फिर आप एक कर सकते हो, किसी को डाइवोर्स दे दो फिर एक कर सकते हो, मतलब एक साथ आप 4 वाइफ्स रख सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं रख सकते। लेकिन फीमेल के लिए ऐसा ऑप्शन नहीं है, फीमेल दूसरी शादी नहीं कर सकती, एक साथ 2 हस्बैंड नहीं रख सकती। और अगर अपनी हस्बैंड के होते हुए अगर कोई शादी करता है तो वो पोलियंड्री कहलाती है, और ये प्रोहिबिट है। आईपीसी में पनिशमेंट भी है, वो एक अलग की चीज है। तो ये तो हो गया पोलियंड्री। अब ये 4 एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन है जो मैरिज को क्या बना देते हैं, बातिल बना देते हैं, मतलब वॉइड बना देते हैं।
अब हम देखेंगे जो हमने रिलेटिव देखे हैं एक एक करके। तो उसमें पहला हमने देखा था अनलॉफुल कन्वेंशन। ये थोड़ा सा टेक्निकल है और इंटरेस्टिंग भी बहुत है। अनलॉफुल कन्वेंशन क्या होता है कि इसमें इन्होंने कहा है कि अगर कोई पर्सन किसी से मैरिज करना चाह रहा है और उसकी जो पहले से वाइफ है उसमें और जिससे अब वो मैरिज करना चाह रहा है उसमें अगर वो दोनों अलग सेक्स के होते, यानी कि अगर एक मेल होता और एक फीमेल होता अगर, तो उनकी शादी नहीं हो सकती थी। तो तब अगर शादी नहीं हो सकती थी तो अभी भी नहीं हो सकती है। हमने कहा ना कि थोड़ा टेक्निकल है, इलस्ट्रेशन से समझते हैं तब ये इजी पड़ जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई हमारे एक ए है, ए के पास एक्स, वाई और जेड, मान लीजिए 3 इनकी वाइफ्स हैं, ठीक है। अब ये चाह रहे हैं मान लीजिए बी से शादी करना, ठीक। अब बी जो है मान लीजिए वो जेड की ही सिस्टर है। यहां से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है और गलत होता है, क्यों गलत होता है वो भी समझ लीजिए। जैसे ए है कि एक्स बाई जेड 3 बीवियां हैं, अब ये शादी करना चाहते हैं बी से। अब एक्चुअली में बी जो है वो क्या है, सिस्टर है। किसकी सिस्टर है, जेड की। तो जो अनलॉफुल कंजंक्शन है उसका कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर इन, जबकि ये दोनों है सिस्टर हैं यानी दोनों फीमेल्स हैं, तो अगर ये कहते हैं कि अगर हम इनमें से किसी एक को मेल मान लें, मान लीजिए हमने मान लिया कि बी जो है ये फीमेल ना होके मेल है फॉर एग्जाम्पल, तो अब ये मेल है तो ये क्या हो गया, भाई बहन हो गए ना दोनों, और भाई बहन की शादी मुस्लिम लॉ में अलाउ नहीं है। तो फिर ए जो है वो बी से भी शादी नहीं कर सकता। इसीलिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या कोई पर्सन 2 बहनों से एक साथ शादी कर सकता है, निकाह कर सकता है मुस्लिम लॉ में। तो 2 बहनों से एक साथ कभी नहीं कर सकता है, लेकिन एक की डेथ के बाद या एक को डाइवोर्स देने के बाद ये कर सकता है। यानी कि हमने कहा ना, ये जितने भी 5 चीजें हम देखेंगे रिलेटिव में, ये इरेगुलरिटी है और इन इरेगुलरिटी को रिमूव किया जा सकता है तो ये मैरिज वैलिड हो सकती है। अब मान लीजिए बी से ये शादी करे तो इसके पास ऑप्शन है, अगर बी को तुम्हें इतनी अच्छी लग रही है बी और तुम्हें शादी करनी है तो जेड को आप तलाक दे दो, और जेड को तलाक देने के बाद अब ये इरेगुलरिटी हट गई क्योंकि तो ये आपकी वाइफ ही नहीं है। जब ये वाइफ नहीं है तो इसका ये जो अनलॉफुल कंजंक्शन का कॉन्सेप्ट अब लगना ही नहीं है। अब आप इनसे शादी कर सकते हो, वरना नहीं कर सकते थे। ये तो अनलॉफुल कंजंक्शन कहलाता है। आई होप समझ में आ गया होगा। नहीं अगर आए तो 2 बार इसको देख लेना, फिर भी ना समझ में आए तो फिर व्हाट्सएप नंबर मेरा होगा आपके पास, आप मैसेज कर सकते हैं। ये तो हो गया अनलॉफुल कंजंक्शन की बात। मैरिज विद 5th वाइफ, अब देखिए, अभी हमने डिस्कस किया कि मुस्लिम लॉ में एक हस्बैंड जो है वो 4 मैरिज कर सकता है। अब आपने 5th कर ली है, 5th तो अलाउ नहीं है, लेकिन 5th अगर कर ली है तो ये इरेगुलरिटी है, उसको आप रिमूव कर सकते हैं कि जैसे ही 5th आपने की है बाकी 4 में से किसी एक को आप तलाक दे दीजिए तो जो 5th आपकी मैरिज है वो क्या हो जाएगी, वैलिड हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और है जो समझने वाली इंटरेस्टिंग है। देखिए, ये तो एक लॉ अलग बनाया जाता है और उसका एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट अलग होता है। जैसे ये तो हर आदमी को पता है कि मुस्लिम्स में 4 मैरिज जो है वो अलाउ है, लेकिन प्रैक्टिकली आप देखिएगा कि कितने लोग ऐसे हैं जिनकी 4 बीवियां हैं आज की डेट में मुस्लिम्स में, नहीं है। ज्यादातर सबके एक ही बीवी होगी, और वो एक्सेप्शनल केस है कि एक से अधिक वाइफ अगर किसी की होती है। उसकी वजह यह है कि इन्होंने 4 वाइफ्स अलाउ तो कर दी हैं, लेकिन जैसे होता नहीं है ना, एक कॉन्सेप्ट पे पैरेलल कोई दूसरा भी कॉन्सेप्ट चलता है। एक हदीस में या सुन्नत में आप कह सकते हैं कि एक चीज और लिखी गई, उसमें ये कहा गया कि आप एक से अधिक वाइफ कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन यह है कि अगर आप उनके साथ इक्वल ट्रीटमेंट करने की पावर रखते हो तो। मतलब आप 4 शादियां कर सकते हो मैक्सिमम, लेकिन आपको फिर चारों के साथ इक्वल ट्रीटमेंट करना होगा, किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन आप नहीं कर सकते हैं। यहां पे एक चीज इंटरेस्टिंग आती है कि बाकी चीजों में तो पर्सन इक्वल ट्रीटमेंट दे सकता है,
लेकिन साइंस ये कहता है कि सेक्सुअली कोई भी मेल जो है वो इक्वल ट्रीटमेंट नहीं दे सकता। इसलिए जनरली अगर हम पूरी एनालिसिस करते हैं तो ये प्रोविजन है कि आप 4 वाइफ रख सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिस में होता क्या है, एक ही वाइफ होती है। एक्सेप्शनल केस है, वो अलग की चीज है। तो अगर कोई 5th वाइफ करता है तो एक इरेगुलरिटी है। जैसे ही पहले की 4 में से किसी एक को तलाक देगा तो ये इरेगुलरिटी दूर हो जाएगी और ये क्या हो जाएगी, वैलिड हो जाएगी। ऐसे ही 3rd हमने देखा था एब्सेंस ऑफ प्रॉपर विटनेस। एब्सेंस ऑफ प्रॉपर विटनेस, जैसे कि हमने देखा कि सियाज में तो विटनेस की रिक्वायरमेंट होती ही नहीं है एट द टाइम ऑफ मैरिज। एट द टाइम ऑफ मैरिज इसलिए बार बार कह रहे हैं कि कहीं पे विटनेस की रिक्वायरमेंट होती है सियाज में। तो यहां भी आप ध्यान रखिए कि मैरिज में विटनेस रिक्वायरमेंट नहीं होती है, सियाज में। सुन्नीज में होती है। सुन्नीज में हमने बताया विटनेस कैसे होंगे, या तो 2 मेल होंगे या तो 1 मेल और 1 मेल और 2 फीमेल होंगे। अब मान लीजिए विटनेस नहीं है, कोई मैरिज कर दी है, तो उसका भी एक तरीका होता है कि आप जो है वो विटनेस अगर नहीं है तो मैरिज के बाद जो है वो विटनेस के सामने अपनी बात रख देते हैं, उनको ये सब बता देते हैं। ये भी एक इरेगुलरिटी होती है, रिमूव हो जाती है, तो ये भी आ जाता है। डिफरेंस ऑफ रिलीजन, यहां से क्वेश्चन कई आते हैं और गलत भी होते हैं और अच्छे क्वेश्चन आते हैं। डिफरेंस ऑफ रिलीजन, इसको समझिए थोड़ा सा। और जैसे हम बता रहे हैं ऐसे समझ लीजिए, क्योंकि इसमें इतना कॉन्सेप्ट है कि वो गलत हो जाते हैं, तो आपको ज्यादा चीजें ध्यान ही नहीं रखनी है, बस 2-3 चीजें ध्यान रखनी है। पहली चीज क्या ध्यान रखनी है, पहली चीज तो ये है कि अगर फीमेल है, ठीक है, तो फीमेल को तो अलाउ ही नहीं है नॉन मुस्लिम से मैरिज करना। यानी कि फीमेल जो है वो नॉन मुस्लिम से जब भी मैरिज करेगी तो हमेशा वो मैरिज क्या होगी, वॉइड होगी। अगर कोई भी फीमेल नॉन मुस्लिम, इवन किताबिया से भी, अभी बताएंगे आगे किताबिया क्या होता है, तो एक तो ये कॉन्सेप्ट है, फीमेल के लिए केवल मुस्लिम से ही शादी करना अलाउ है। वो किसी नॉन मुस्लिम से जब भी शादी करेगी वो क्या हो जाएगी, वॉइड हो जाएगी। एक चीज। अब हम बात कर लें अगर मेल की। मेल अगर सुन्नी है, इसमें डिफरेंस है, और अगर वो निकाह करता है, किससे करता है, किताबिया से करता है, क्या है, वैलिड है। कोई सुन्नी मेल अगर निकाह करता है किताबिया से, मतलब मुस्लिम से करता है तो वैलिड है ही, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन अगर किताबिया से भी करता है तो वो वैलिड है। अब किताबिया क्या होता है, किताबिया वो लोग होते हैं जो किताब की पूजा करते हैं, जैसे ज्यूज हो गए, क्रिश्चियन हो गए, तो क्रिश्चियन है, ज्यूज है, ये लोग किताब की पूजा करते हैं। तो सुन्नी मेल जो है वो इनसे मैरिज निकाह कर सकता है, किताबिया से भी वो क्या हो जाएगा, वैलिड हो जाएगा। लेकिन अगर हम सियास की बात करें, मेल ही है, फीमेल में तो कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं, और सियास की अगर हम बात करें, किताबिया की अगर हम बात कर लें, यहां इंटरेस्टिंग ये है कि ये निकाह नहीं कर सकता। सिया जो है ये निकाह नहीं कर सकता किताबिया से, और अगर करता है तो ये क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। सिया मेल जो है वो किताबिया से भी निकाह नहीं कर सकता, सुन्नी कर सकता है, लेकिन सिया मेल जो है वो किताबिया से भी निकाह नहीं कर सकता है, वो क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। यहां भी एक इंटरेस्टिंग चीज है कि किताबिया से निकाह नहीं कर सकता है, लेकिन मुता वैलिड होता है। अगर मेल है, शिया है, और वो मुता करता है, अगर किससे करता है, किताबिया से करता है, अब ये क्या है, वैलिड है। मुता क्या है, मुता एक मैरिज होती है जो केवल सियाज में होती है, ठीक है। इसको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, मेन कॉन्सेप्ट इसका जो हम बता दे रहे हैं आपको। सिया
में ही केवल एक प्रकार की मैरिज होती है जिसको मुता के नाम से जाना जाता है। मुता मैरिज बाकी मैरिज से अलग इसलिए होती है कि इसमें जो सबसे इसेंशियल इसका एलिमेंट है वो ये कहता है कि यहाँ पे टाइम का स्पेसिफिकेशन होना जरूरी है, टाइम स्पेसिफाइड होना बहुत जरूरी है कि मैरिज के टाइम ही ये निश्चित कर दिया जाता है कि ये मैरिज कितने दिनों के लिए, कितने समय के लिए आप कर रहे हो। 1 घंटे के लिए हो सकती है, 1 दिन के लिए हो सकती है, 1 महीने के लिए हो सकती है, 1 साल के लिए हो सकती है, ठीक है। मुता मैरिज का मतलब है कि उसमें कोई ना कोई टाइम पीरियड आपको स्पेसिफाइड करनी होगी कि कितने टाइम के लिए आप मुता कर रहे हो। ये सियाज में होता है। अब ये मुता मैरिज जो है इसकी अगर हम बात करें तो जैसे ही टाइम पीरियड लैप्स कर गया तो ये माना जाता है कि टाइम पीरियड लैप्स करने के साथ ही मुता मैरिज जो है वो भी खत्म हो जाती है। लेकिन अगर मान लीजिए टाइम पीरियड निकल गया और जो 2 लोग हैं उनके बीच में कोहैबिटेशन अभी भी चल रहा है, अब कोहैबिटेशन चल रहा है तो ये मान लिया जाता है कि अब नया मुता इनका स्टार्ट हो गया। एक तो ये यहाँ पे कंट्रोवर्सी है जिससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मुता में आप इतना याद रखिए कि केवल मुता एक तरीके की मैरिज होती है जो केवल सियाज में होती है। और सबसे मेन इसकी इंपॉर्टेंट चीज जो है, बाकी फैक्ट तो आपको पता लग जाएगा, पढ़ोगे भी तो वो सीधे सीधे है, उसमें कोई ऐसी चीज नहीं है। इनहेरिटेंस नहीं होता है, इद्दत फॉलो करनी पड़ती है, ठीक है, वो सीधी सीधी चीजें हैं, उसमें कोई ऐसा नहीं है जो टेक्निकल हो। हाँ, बस ये ध्यान रखिएगा कि मुता में केवल सियाज में होती है एक चीज, टाइम का स्पेसिफाई करना बहुत जरूरी होता है। मुता डिफर ही करता है केवल टाइम के, बाकी मैरिज में थोड़ी नाम करते हैं कितने साल के लिए मैरिज कर रहे हैं। मुता में बताते हैं कि हम 1 घंटे के लिए कर रहे हैं, 1 दिन के लिए कर रहे हैं, या 1 वीक के लिए कर रहे हैं, 1 मंथ के लिए कर रहे हैं, इसमें ये चीज रहती है। तो ये तो हमारा हो गया 4th पॉइंट। और अगर हम बात कर लें ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इद्दत, इद्दत के टाइम में भी वैलिड नहीं मानी जाती है मैरिज को। अब इद्दत क्या होता है इसको हम एक अलग लेक्चर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी आप केवल इतना समझ लीजिए, इद्दत एक टाइम पीरियड होता है जो एक वाइफ को परफॉर्म करना पड़ता है या उस टाइम को व्यतीत करना पड़ता है डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज के बाद, चाहे वो हस्बैंड की डेथ हो चाहे डाइवोर्स हो। इद्दत का टाइम पीरियड कुछ अलग अलग कंडीशंस है, उसमें अलग अलग होता है, तो इसको हम बहुत डिटेल में एक अलग लेक्चर में पूरा कंप्लीट करेंगे इद्दत को। तो ये एक पूरा कॉन्सेप्ट है हमारा मैरिज का, और उम्मीद तो यही है कि समझ में आया होगा आपको ये। फिर भी अगर किसी तरीके का कोई डाउट बनता है तो देखिए, ये एक जिस्ट हमने दिया है, एक कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्लियर किया है। अब इसमें फैक्ट आपको ऐड ऑन करने होंगे और उसमें ऐसी कोई भी चीज नहीं होगी जो आपको नहीं पता है। जैसे वो कह सकते हैं कि इफेक्ट क्या होता है इसका अगर मैरिज होगी, तो मैरिज के पीछे जो ऑब्जेक्ट कह लीजिए या इसके इफेक्ट कह लीजिए, बल्कि एक चीज और यहां पर देख लीजिए। जैसे लॉ को जब भी हमने डिवाइड किया था तो कई तरीके से डिवाइड किया था, सब्सटैंटिव और प्रोसीजर में, कोडिफाइड और अनकोडिफाइड में, ठीक है। ऐसे ही लॉ को एक तरीके से ऐसे भी डिवाइड किया जा सकता है, टेरिटोरियल लॉ एंड पर्सनल लॉ। टेरिटोरियल लॉ जो होता है पर्टिकुलर टेरिटरी पे अप्लाई होता है, जैसे आईपीसी है उसमें दिया हुआ कि इसका एक्सटेंट कितना होगा। पर्सनल लॉ जो होते हैं ये पर्टिकुलर कम्युनिटी पे अप्लाई होते हैं, जैसे मुस्लिम पर्सनल लॉ मुस्लिम्स के लिए है। एक तो ये अलग से चीज हो गई जिससे कभी कभी आपको रिटर्न में तो नहीं आता है, बाय में ये चीजें कभी भी पूछी जा सकती है। दूसरा, अगर हम बात करें ऑब्जेक्ट क्या है मैरिज का, तो मैरिज का ऑब्जेक्ट मेनली ये होता है कि जो सेक्सुअल इंटरकोर्स है उसको लेजिटिमाइट करना। मुस्लिम लॉ में भी अगर मैरिज की जा रही है तो उसके पीछे क्या ऑब्जेक्ट है, मेन ऑब्जेक्ट क्या है मैरिज का, टू लेजिटिमाइट द और टू लीगलाइज द सेक्सुअल इंटरकोर्स बिटवीन द मैन एंड वुमेन, एक चीज, एंड फॉर द प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रन, अपनी फैमिली बढ़ाने के लिए, चिल्ड्रन को प्रोक्रिएट करने के लिए, या
जो सेक्सुअल इंटरकोर्स है उसको लीगलाइज करने के लिए, लेजिटिमेट करने के लिए। अदरवाइज अगर आप ये सब नहीं करेंगे तो अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स आप करते हैं तो वो जिना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये एक कॉन्सेप्ट है और इसके साथ कुछ इसके इफेक्ट हैं। जैसे क्या क्या इफेक्ट कर देता है, जो जैसे इरेगुलर मैरिज जितने भी हैं, ठीक, उनमें जो इश्यूज होंगे वो लेजिटिमेट होते हैं। मेहर का एक कॉन्सेप्ट आएगा, यहां भी हमें ध्यान रखना है कि जब भी मैरिज होती है तो इसमें मेहर देना बहुत जरूरी होता है, डॉर जिसको कहते हैं। डावर या मेहर जो है, इसको हम डॉर में पूरा एक लेक्चर बहुत डिटेल में आगे कवर करेंगे, तो उसमें आपका क्लियर हो जाएगा। तो अभी के लिए इतना ही है कि आप ये कॉन्सेप्ट एक बार देख लीजिए। अगर किसी तरीके का कोई डाउट लगता है तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं हमसे। बाकी अपना ध्यान रखिए, सेफ रहिए। थैंक्स अ लॉट।